टाइप्स ऑफ सिस्टम्स अपन पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी दिशा में ये टॉपिक स्टार्ट होता है कि इकोलॉजिकल इंटरेस्ट से अगर अपन देखें तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, या तो होता है ओपन टाइप ऑफ सिस्टम या फिर होता है साइबरनेटिक सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सिस्टम बेसिकली इकोसिस्टम जो अपना है ये ओपन टाइप ऑफ सिस्टम ही है। इस सिस्टम में इनपुट्स और आउटपुट यानी कि ऊर्जा कहां से आएगी और ऊर्जा कहां जाएगी, ये तो एक आउटसाइड एनवायरनमेंट जो होता है ना उस पर डिपेंडेंसी होती है। और ये डिपेंडेंसी अल्टीमेटली अपने को पता है ऊर्जा सूर्य से ही आनी है, सन से आनी है। अब इसके लिए एक उदाहरण दिया, जैसे कि अपन ने भी पिछले लेक्चर में देखा था कि रेडियो है, उसका एक ओपन सिस्टम का उदाहरण है। एक ओपन सिस्टम जो है इकोसिस्टम को अपन ने ओपन सिस्टम इसलिए माना है क्योंकि इसमें ऊर्जा आ रही है सन से और ऊर्जा जा रही है जीवों के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में। अल्टीमेटली जब उस जीव की मृत्यु होती है तो वो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसके अंदर शरीर के अंदर संचित थे वो सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं और अल्टीमेटली वही वापस से नए जीव में प्रवेश करते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर व्याख्या की गई कि एक इकोसिस्टम भी एक प्रकार का ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा है वो बाह्य स्रोत से प्राप्त हो रही है और वो सन है। ऊर्जा को फिक्स करके उसका उपयोग करता है एक जीव और उस जो हीट निकलती है, जो ऊष्मा निकलती है, उस ऊष्मा को स्पेस में रिलीज कर दिया जाता है। अब जैसे एक रेडियो है, उसकी आप बिजली बंद कर दोगे या सेल है, सेल निकाल दोगे तो रेडियो बजना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से सन को अगर आप रिमूव कर दो तो इकोसिस्टम बंद हो जाएगा। इस तरह से इसको कोरिलेट किया गया बिल्कुल सरल शब्दों में। जिस प्रकार रेडियो की इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बंद करने पर ये कार्य नहीं करेगा, उसी प्रकार पृथ्वी पर सन एनर्जी अगर बंद कर दी जाए तो ये काम करना बंद कर देगा। तो एक ओपन सिस्टम में कई कंपोनेंट्स होते हैं, कई घटकों से मिलकर बनता है ओपन सिस्टम। जैसे अपन रेडियो में देखा था ट्रांसड्यूसर्स भी होते हैं, स्पीकर भी होता है, नॉब्स भी होती है, दुनिया भर के वायर्स होते हैं। उसी प्रकार एक इकोसिस्टम में भी कई कंपोनेंट्स होते हैं और ये कंपोनेंट्स अपने को आने वाले लेक्चर्स में देखने हैं। इन कंपोनेंट्स को अपन नाम दे देते हैं सब सिस्टम। सिस्टम के अंदर क्या उपस्थित होता है? सब सिस्टम। और प्रत्येक सब सिस्टम में कई एलिमेंट्स होते हैं। इन एलिमेंट्स को अपन अगर इकोसिस्टम के संदर्भ में बात करें तो ये जीव हैं जिनसे मिलकर वो पूरा सिस्टम निर्मित होता है। इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो एक तो अपन ने देखा ओपन सिस्टम, दूसरा है ये साइबरनेटिक सिस्टम। साइबरनेटिक सिस्टम भी एक ओपन सिस्टम हो सकता है, ऐसा अपन कहते हैं, जरूरी नहीं कि ओपन होए। तो इस सिस्टम में और ओपन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? क्या अपन ने देखा वहां पर तो साहब एक इनपुट और एक आउटपुट है, कहीं से सोर्स ऑफ एनर्जी है और वो एनर्जी किसी दूसरे रूप में बाहर निकलती है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम है वो अपने आप में सेल्फ रेगुलेटिंग है, स्वनियंत्रित सिस्टम काम कर रहा है और उस स्वनियंत्रित सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक दूसरी विधि वो फंक्शनल रहती है और वो कहलाता है फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो एक एक्शन होता है उस एक्शन का जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो किसी दूसरे एक्शन को या तो स्टिमुलेट कर देगा या इनहिबिट कर देगा। ये काम बड़ा ही डेलिकेट लेवल, बड़े ही नाजुक तरीके से सिस्टम में मौजूद रहता है। इसको अगर अपन देखें कि साहब ये कहां देखा जाता है, तो एक कोशिका से लेके, एक सेल से लेके कम्युनिटी स्तर पे जाके भी अपन इस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, स्वनियंत्रित तंत्र है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे कि इस प्रकार का सिस्टम एक फीडबैक सिस्टम पर आधारित सिस्टम है जो कि कैसा होता है? स्वनियंत्रित या सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है। ये अपने आप को एक इंफॉर्मेशन सिस्टम से प्राप्त फीडबैक, कहीं ना कहीं से सूचनाएं आती हैं, वो सूचनाएं फीडबैक के रूप में कार्य करती हैं और उस पे ये मेंटेन रहता है। तो इस प्रकार से काम करने के लिए इसमें कई सेट पॉइंट्स होते हैं। सेट पॉइंट का मतलब है कहीं एक रेगुलेटिव बिंदु होता है, किसी भी चीज की एक थ्रेशोल्ड होती है, एक सीमा होती है। वो उसको आप एक एसी के टेम्परेचर सेटिंग पॉइंट से कंपेयर कर सकते हो। साहब मान लीजिए अपन गर्मी के मौसम में कहीं पे रूम में बैठे हैं और उस रूम में एसी लगा हुआ है और उस एसी का टेम्परेचर अपन ने सेट कर दिया सपोज 23 या 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, रूम का टेम्परेचर जब तक 23 या 24 पे नहीं आ जाएगा वो एसी, उसका मोटर चलती रहेगी
और जैसे ही वो 23 या 24 जितने भी आपने सेट किया है, जैसे ही वो टेम्परेचर अचीव होगा उस रूम का, वो ऑटो कट हो जाएगा एसी। तो ये सिस्टम अपने बॉडी में भी काम करता है, सेल्यूलर लेवल पे भी काम करता है और कम्युनिटी लेवल पे भी काम करता है। ये चीज है यहाँ पे समझने की, इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये प्रोसेस कहलाता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, यानी कि जब काम हो चुका है तो उस काम को ऑटोमेटिकली अपन शट डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे। दैट इज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की क्या खासियत है कि एक सेट पॉइंट पर पहुंचने पर या तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। तो जितने भी लिविंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो एक सेल है चाहे कम्युनिटी है, वो सारे के सारे कैसे सिस्टम होते हैं, साइबरनेटिक सिस्टम होते हैं, अर्थात सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होते हैं। तो यहां पर क्या खास बात है कि एक पर्टिकुलर रेंज होती है अपने सीमाकारी कारकों की, लिमिटिंग फैक्टर्स की और दूसरे फैक्टर्स की भी, जिसमें वो जीव अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है। उस रेंज से कम या ज्यादा होने पर उस जीव की या उस सेल की एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है, बढ़ेगी नहीं, वो कम ही होंगी। अब आपने कईयों ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ रखी होगी, मैं समझता हूँ एंजाइम्स भी पढ़ रखा होंगे आप सबने। तो एंजाइम्स अपन देखते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंजाइम की ऑप्टिमम एक्टिविटी रहती है। जैसे ही आप उस टेम्परेचर से कम या अधिक ले जाएंगे वो एंजाइम काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह का सिस्टम होता है ये एक लिमिटेड रेंज ऑफ टॉलरेंस, एक टॉलरेंस की एक निश्चित सीमा, उसमें जो है ये सेट पॉइंट रहता है। और ये जो सेट पॉइंट है ये सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम में ही काम करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि साहब एक मशीन में अपन ने सेट कर दिया और ये सजीवों में सेट हो जाएगा, है ना। सजीवों के बॉडी में होगा, मशीन से सेट नहीं होगा, बॉडी स्वयं सेट करेगा इसको, है ना। अपन ने मशीन का उदाहरण लिख दिया एसी का, उससे आप कंपेयर मत कर लेना। मशीन में तो अपन ने मैनुअली कंट्रोल किया था, यहाँ पर अपने शरीर की, अपनी सेल की या एक पूरी कम्युनिटी के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। और ये टॉलरेंस रेंज जो होती है ना, बड़ी नैरो होती है। टॉलरेंस रेंज मतलब बर्दाश्त की सीमा बड़ी नैरो होती है, चाहे वो पीएच हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो कोई दूसरा कारक हो। इस लिमिटेड रेंज ऑफ टॉलरेंस में जीवन यापन करने वाले जंतु जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो होम्योस्टैटिक प्लेटू वाला स्टेज कहलाता है। होम्योस्टैटिक मतलब समस्थिति की, प्लेटू का मतलब है एक समतलता, है ना। इस रेंज में कंडीशंस जो होती हैं वो बनी रहनी है, ये जरूरी होना है। यानी कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी, एक ऑप्टिमम सॉइल, एक ऑप्टिमम सॉइल की पीएच और इस तरह के जितने भी कारक हैं जो किसी भी जीव के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, किसी भी सेल के लिए जरूरी है, वो बने रहना चाहिए, तब जाके वो सिस्टम वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा। तो ये जिस रेंज में वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा वो रेंज क्या कहलाती है, वो कहलाती है होम्योस्टैटिक प्लेटू। ये लिमिटेड रेंज ऑफ टॉलरेंस है, बर्दाश्त की बिल्कुल नैरो रेंज है, उसके अंदर सभी चीजें रहनी चाहिए यथावत, अदरवाइज वो सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाता है। फिर इसी को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। एक साइबरनेटिक कंट्रोल सिस्टम को अगर अपन देखें हैं तो अपना स्वयं के शरीर को अपन देख सकते हैं। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है लाइन डायग्राम्स के थ्रू, जो ये दर्शा रही है कि अपने मींस ह्यूमन बीइंग के शरीर में जो तापमान नियंत्रण की क्रिया होती है, अपने बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। अब इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपना एक इंटरनल बॉडी कंट्रोल सिस्टम है जो बड़ा जटिल होता है। उसके अंदर ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला पार्ट भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर हार्ट है, उसके अंदर ब्लड भी इन्वॉल्व है ना। इस तरह से कई जटिल क्रियाएं होती हैं, तब जाके अपना टेम्परेचर ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेंटेन रहता है। अब इसको अपन जैसे थोड़ा सा बढ़ा दिया, मान लीजिए गर्मी बढ़ गई, हीट जो है वो बढ़ गई, तो हीट बढ़ेगी तो सबसे पहले एहसास किसको होगा, त्वचा को, स्किन को। स्किन पे क्या होता है, तापग्राही होता है, टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं। वो टेम्परेचर रिसेप्टर्स जो होता है ना, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, वो उद्दीपित हो जाएंगे,
जैसे ही वो टेम्परेचर रिसेप्टर्स या थर्मो रिसेप्टर्स वो उद्दीपित होंगे, वो स्टिमुलेट होंगे, तो सूचना कहां भेजेंगे? ब्रेन में। तो ब्रेन में मैंने आपको बताया कौन सा पार्ट क्रिया रहता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा, किसको भेजेगा? स्वेट ग्लैंड्स को। तो जहां पर स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ये स्वेट ग्लैंड जो होती हैं, पसीने की ग्रंथियां, उनके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, इंक्रीज ब्लड फ्लो इन स्वेट ग्लैंड। तो ये ब्रेन से स्टिमुलेशन हुआ स्वेट ग्लैंड को, और परिणाम क्या हुआ? वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ गई। तो स्वेट ग्लैंड जो होती हैं वो नेचुरल है, त्वचा के माध्यम से जो है जल और लवणों का निष्कासन कर देती हैं। तो जल की एक लेयर अपनी स्किन पे जब आ जाएगी तो नेचुरल है एक कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो कूलिंग इफेक्ट होने का मतलब ये है कि बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा इतने पे, 98.6 पे। तो स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट हुई। स्वेट ग्लैंड के स्टिमुलेट होने से क्या हुआ? इवोपरेटिव कूलिंग। इवोपरेटिव कूलिंग का मतलब क्या है? जल त्वचा से वाष्पीकृत होता है और अपने को ठंडक का एहसास होता है, और रिजल्ट क्या होता है? हीट लॉस, शरीर से ऊष्मा की हानि हो जाती है। अब मान लीजिए ये काम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा? ये सिग्नल वापस त्वचा के माध्यम से कहां जाएगा? त्वचा ठंडी हो चुकी है, स्किन कूल्ड, इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? रिसेप्टर्स तक वापस से, और रिसेप्टर तक जाने के बाद में ये रिसेप्टर जो है ये सिग्नल किसको भेज देंगे? ब्रेन को। इंफॉर्मेशन डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, यहां पे रक्त प्रवाह कम हो जाएगा, तो ये सिस्टम अपने आप से वापस से पसीना आना रुक जाएगा। ये कहलाता है नेगेटिव फीडबैक लूप। मींस एक बार एक सिस्टम को अपन ने स्टिमुलेट किया, काम पूरा हो गया, काम पूरा होने के बाद उस सिस्टम को इनहिबिट किया, संदमित किया, तो वापस से वो काम रुक गया। ये एक एग्जाम्पल है साइबरनेटिक सिस्टम का, जो कि कैसा है? सेल्फ रेगुलेटिंग है। बड़े ही एक कम कह सकते हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है उसमें ये काम चलता रहता है। जैसे ही हीट आएगी, रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, ये तीर का निशान लगा दिए, तो ब्रेन तक स्टिमुलेशन पहुंचेगा, ब्रेन स्टिमुलेट होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, स्टिमुलेशन, स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएंगी, और ये कूलिंग होगी, कूलिंग से हीट लॉस हो जाएगा। जैसे ही काम हो गया, ये ग्रीन लाइन यही शो कर रही है, ये सिग्नल एरो का निशान देखिए आप। इंफॉर्मेशन कहां आ गई? त्वचा की ठंडी होने पर रिसेप्टर के माध्यम से वापस से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो ये एक बार तो बढ़ा दिया, एक बार कम कर दिया, ये स्वनियंत्रित क्रिया है। ठीक, अपन देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, या दूसरे शब्दों में इकोसिस्टम के घटक, उसके कंपोनेंट्स। तो इसको अध्ययन करने के लिए जो ट्रॉफिक पॉइंट्स होते हैं उस आधार पर अगर अपन देखें तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, एक है स्वपोषी ऑटोट्रॉफ और दूसरा है परपोषी हीटरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स अपन सब जानते हैं कैसे होते हैं, सेल्फ नरिशिंग होते हैं। इनका जो खास गुण है वो क्या है कि ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करके और उससे जो है जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, खासतौर से स्टार्च सिंथेसिस हो जाता है। इसी प्रकार से जो हीटरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीव जो ऑटोट्रॉफ द्वारा संश्लेषित जटिल पदार्थों का उपयोग करके उन्हें रीअरेंज करके, यानी कि उनको रीसिंथेसाइज करके और उनको अपघटित करने की क्षमता रखते हो, वो हीटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो ये बड़ी सरल सी परिभाषा है ऑटोट्रॉफ्स और हीटरोट्रॉफ्स की। ये दोनों सामूहिक रूप से क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के अंतर्गत ये बिंदु आ जाता है। सर्वाधिक ऑटोट्रॉफिक मेटाबॉलिज्म अपने को कहां देखने को मिलेगा? सतह पर। अब वो चाहे पानी की सतह हो चाहे वो जमीन की सतह हो, जहां पे सोलर रेडिएशन आते हैं या सीधा बोले कि प्रकाश के रूप में ऊर्जा आती है, वहां पर सर्वाधिक ऑटोट्रॉफिक एक्टिविटी या ऑटोट्रॉफिक मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। इसी प्रकार सर्वाधिक जो हीटरोट्रॉफिक एक्टिविटी होती है वो ऐसे स्थान पे देखी जाती है जहां पे ऑर्गेनिक मैटर अधिक हो, और वो स्थान सॉइल या सबस्ट्रेटम होता है जहां पर ये ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है। तो इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। अपन ये देख रहे हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, उनको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के रूप में विभाजित किया गया, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स या सब्सटेंसेस। तो बायोटिक में तो नेचुरल सजीव आ जाते हैं,
प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, या माइक्रो कंज्यूमर्स भी अपन इनको कह देते हैं डिकम्पोजर्स को, क्योंकि सूक्ष्म जीवी के रूप में होता है अधिकतर। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स अपन सब जानते हैं ये स्वयं पोषी जीव हैं जो कि सनलाइट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं, और साथ साथ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे मिट्टी में मिलने वाले सॉल्ट्स, वाटर, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उसका उपयोग करने में सक्षम होते हैं, और उनका उपयोग करके ये अपना स्वयं का फूड सिंथेसाइज करने में सक्षम होते हैं। स्थलीय वातावरण में ये प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉफ्स के रूप में, और एक्वाटिक हैबिटेट में ये जलीय प्लांट्स हो सकते हैं जो कि रूटेड या जिनकी रूट्स जो होती हैं वो बिल्कुल अल्पविकसित होती हैं, उस तरह के फ्लोटिंग प्लांट्स भी हो सकते हैं, एल्गी के रूप में भी हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, कई प्रकार के ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक हैबिटेट में अपने को मिलते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, और ये इनका काम होता है कि कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को सपोर्ट करना पूरे इकोसिस्टम में। सेकंड नंबर पे आता है कंज्यूमर्स। तो ये अपन ने जैसा कि देखा ये किस पे डिपेंड है, ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए अपन इनको हीटरोट्रॉफ्स कह देते हैं। देखिए ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्चुअल बातें हैं, इसलिए इनको आना जरूरी है कि प्रोड्यूसर किसको कहोगे, कंज्यूमर किसको कहोगे, तो वो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। अब इसमें भी अपन ने देखा कि ये हीटरोट्रॉफ कहलाएंगे, क्योंकि स्वयं अपना भोजन निर्मित नहीं कर सकते, इसलिए क्या कहलाएंगे, हीटरोट्रॉफ्स कहलाएंगे। अब प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो डायरेक्टली जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स पर फीड करते हैं, जैसे कि हेर्बिवोर्स। अब इसको उदाहरण के तौर पे देखो, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो प्राइमरी कंज्यूमर है जंगल के अंदर, वो आपको या तो जिराफ के रूप में या किसी बड़े जो विशालकाय शाकाहारी जो है चौपाई के रूप में देखने को मिल सकता है। अगर यही प्राइमरी कंज्यूमर अगर अपन एक घास के मैदान में देखें तो एक भेड़, बकरी या हिरन या ये कह सकते हैं ना किसी गाय या भैंस के रूप में भी मिल सकता है। तो ये कई उदाहरण है, वो डिपेंड करता है हैबिटेट कौन सा है, किस प्रकार का आवास है जहां पर ये कंज्यूमर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे।